नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी टीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 7 के महत्वपूर्ण तथ्य और उससे संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और विषय के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लासेस बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 के एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पृथ्वी के अंदर चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्लास 6 का टोटली क्लास 6 के कंप्लीट करवा दिया है और साथ ही क्लास 7 का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आप इससे पहले का देखना चाहते हैं तो कृपया कर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। आज था पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं और यह सबसे पतली परत होती है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया भी गया है इमेज में। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर मोटाई तथा समुद्र सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सियाल यानी सिलिका तथा एल्युमिनियम कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, इसलिए इसे सीमा भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए क्रोड और बेंटल सीमा। नेक्स्ट है महाद्वीपीय परपटी और महासागरीय परपटी। तो यह है महाद्वीप के अंदर के भाग को महाद्वीपीय परपटी और ऊपरी भाग को महाद्वीप कहते हैं। महासागर के ऊपरी भाग को पृथ्वी के तल के ऊपरी भाग में महासागर और इसके आंतरिक भाग को महासागरीय परपटी कहा जाता है। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसके सबसे आंतरिक परत क्रोड होता है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। यह मुख्यतः निकेल और लोहे की बनी होती है, इसलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में नीफे भी कहा जाता है। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। आयतन का केवल 1% हिस्सा परपटी है, 84% मेंटल और 15% क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। विश्व की सबसे गहरी खान अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर की गहराई तक खोज चुके हैं। नोट, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र तल पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, यानी कि पृथ्वी के केंद्र में हमें पहुंचने के लिए समुद्र तल से। नेक्स्ट है सेल और खनिज। खनिज की परपटी वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहा जाता है और सेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय सेल, अपसादी जिसे सेडिमेंट्री सेल भी कहा जाता है, कायांतरित सेल जिसे मेटामॉर्फिक भी अंग्रेजी में कहा जाता है। आग्नेय सेल जिसे इग्नियस भी कहा जाता है, यह लैटिन शब्द इग्नस से बना है जिसका अर्थ होता है अग्नि। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है और इस प्रकार के बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। यानी द्रवित मैग्मा के ठंडा होकर बने सेल को आग्नेय सेल कहा जाता है और इसे प्राथमिक सेल भी कहा जाता है क्योंकि यह सेल के निर्माण का सबसे फर्स्ट चरण है। इसके 2 प्रकार होते हैं। अंतर्भेदी सेल, ग्रेनाइट इसका प्रयोग लेई मसाले दानों को चूर्ण बनाने के लिए कहा जाता है। बहिर्भेदी सेल, इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है जैसे बेसाल्ट, और दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। नेक्स्ट है अपसादी सेल। अपसादी सेल लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और इन कणों को अवसाद कहा जाता है और इससे बने सेल को अवसादी सेल कहा जाता है। अवसादी
सेडिमेंट का हिंदी रूपांतरण है सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द सेडिमेंट से बना है जिसका अर्थ है स्थिर। बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना, इसलिए वे अवसादित चट्टान हैं और इन शैलों में पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव जो भी कभी इन शैलों में रह रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। जीवाश्म शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतु के अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। कायांतरित सेल मेटामॉर्फिक शब्द ग्रीक शब्द मेटामॉर्फिस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। आग्नेय सेल और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे चिकनी मिट्टी, स्लेट, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है खनिज। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, जैसे ईंधन, कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। औषधि, उद्योग और उर्वरक, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। सेल चक्र, निश्चित दशाओं में सेलों का आपस में परिवर्तन सेल चक्र कहलाता है। यह है सेल चक्र। पहले मैग्मा होता है, मैग्मा से आग्नेय सेल का निर्माण होता है। आग्नेय सेल टूट कूट कर अवसाद बनते हैं तलछट में और इनसे अवसादी सेल का निर्माण होता है और अवसादी सेल से कायांतरित सेल का निर्माण होता है। कायांतरित सेल वापस से मैग्मा में। पृथ्वी का आयतन का केवल 0.5% हिस्सा पर्पटी है, 16% मेंटल और 83% हिस्सा क्रोड है और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। जीवाश्म हमने ऊपर के स्लाइड में ही बता दिया है। साथ ही कुछ एमसीक्यू भी हैं। द्रवित मैग्मा से बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी पृष्ठ मेंटल और क्रोड है। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? तो ये खनिज के उदाहरण हैं। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं कहलाते हैं अवसादी सेल। पृथ्वी की सबसे पतली परत है पर्पटी। नेक्स्ट एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है हमारी बदलती पृथ्वी। तो चलिए हम देखते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है और ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमते रहते हैं और प्रत्येक वर्ष कुछ किलोमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप से घूमता रहता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिसके कारण ये गति उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है उसे अंतर्जनित या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं वो उसे बहिर्जनिक या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो अगर बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी चीज का मतलब याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है या कई बार हम भूल जाते हैं किसी चीज को, तो एंडो यानी एंडो इंडोर ऐसे हम याद कर सकते हैं कि इंडोर यानी कि अंदर के भाग या अंदर की घटित घटनाएं को अंतर्जनित कहेंगे और बाहिर्जनिक यानी एक्सो यानी एग्जिट होना। यह है पृथ्वी की गति, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल के दो प्रकार होते हैं, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल से पर्वत निर्माणकारी बल का निर्माण होता है और आकस्मिक बल से भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन होता है। अपर्दन और निक्षेपण से नदी जल, पवन, समुद्र तरंग और हिमनद का निर्माण होता है। तो आइए हम देखते हैं। ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है
जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ये है मेंटल, ये है पर्पटी और ये है मैग्मा का कोष्ठ। लावा निकास को वेंट कहा जाता है और जहां पर इसका मुख होता है उसे क्रेटर कहा जाता है और इससे गैस और राख निकल रहे हैं। नेक्स्ट है, इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इसलिए इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां पर कंपन प्रारंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये रहा भूकंप की उत्पत्ति। उद्गम केंद्र वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है और वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। यह है प्लेट सीमा, ये अधिकेंद्र हुआ और भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। नेक्स्ट है स्थलाकृतियां। अपक्षय और अपर्दन नामक दो पराक्रम द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है और पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है और भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहा जाता है। तो शैलों का टूटना अपक्षय और भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे घटकों द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहा जाता है। वायु जल द्वारा अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है जिस और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेप करता है। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये पराक्रम पृथ्वी की धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो नदी अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां नदी का अपर्दन नदी के ढाल, वेग एवं उसमें स्थित नदी के अवसाद भार पर निर्भर करता है। नदियों द्वारा अपर्दन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक रासायनिक और एक यांत्रिक अपर्दन। नदियां अपर्दन द्वारा प्राप्त चट्टानों का चूर्ण या मलबा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करती है और नदी के इस कार्य को परिवहन कहते हैं। नदी अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात, क्षिप्रिका जल, गर्तिका, संरचनात्मक सोपान नदी, वेदिका। नेक्स्ट है वी आकार की घाटी। इसमें नदी तली को काटकर उसे गहरा करती है जिस कारण नदी घाटी की गहराई सदैव बढ़ जाती है और घाटी का आकार अंग्रेजी के भी अक्षर के समान हो जाता है और इन घाटियों का आकार का विकास निरंतर होता है जिससे गहराई और आकार में दोनों में वृद्धि होती है। गर्तिका नदियों में छोटे गोलाकार गड्ढे होते हैं और वे आमतौर पर चट्टानों के छोटे टुकड़े द्वारा बनाए जाते हैं जो नदी के तल पर घूमते हैं। संरचनात्मक सोपान तब बनता है जब नदी की घाटी अलग अलग कठोरता की चट्टानों की परत होती है। नदी तेजी से नरम चट्टानों को काट लेती है लेकिन कठोर चट्टानों को नहीं काट पाती है और यह एक सीढ़ीदार आकृति बनाती है जिसे संरचनात्मक सोपान कहते हैं। नेक्स्ट है गॉर्ज के किनारे की दीवार अत्यंत बड़े ढाल वाली होती है जिसकी गहराई अधिक होती है। गॉर्ज में दीवारों का ढाल कभी इतना अधिक होता है कि दीवारें बिल्कुल लंबवत हो जाती हैं। कैनियन गॉर्ज के विस्तृत रूप को ही कैनियन कहते हैं। यह आकार में विशाल लेकिन अपेक्षाकृत सकरा होता है और घाटी के दोनों किनारों की दीवार बड़ी ढाल वाली होती है तथा नदी तल से अधिक ऊंची होती है। नेक्स्ट है जलप्रपात अथवा झरना तब बनते हैं जब नदी अपने मार्ग में ऊंचे स्थान से नीचे की ओर तीव्र गति से खड़ी ढाल के सहारे गिरती है और घाटी की एक चट्टान
बाधाएं बनाती है, जिसे जलप्रपात कहते हैं। क्षिप्रिकाएं नदियों में तेज बहाव वाले क्षेत्र होता है। यह जलप्रपात और सामान्य प्रवाह के बीच स्थित होता है। वे आमतौर पर चट्टानी चट्टानों या बाधाओं के पास पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नदी वेदिका। नदी वेदिका नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से बनी होती है। वे आमतौर पर नदी के किनारे पाए जाते हैं। नदी के स्थलाकृति, गॉर्ज व कैनियन सभी महाद्वीप में मिलते हैं। हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी के गॉर्ज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है समुद्र के कार्य। समुद्री तरंगे के अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं और समुद्री तरंगों लगातार सैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होता है और समय के साथ ही ये बड़ी और चौड़ी होती हैं। इनको समुद्री गुफा कहा जाता है। तो ये है समुद्री गुफा, और इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर केवल छत ही बचती हैं, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। और लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देती है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृति को स्टैक कहा जाता है। और समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठते हुए ऊंचे शैल तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। और समुद्री तरंग किनारों पर अवसाद जमाकर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। और हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पर्वत क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बनाते हैं। और हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है और ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है पवन के कार्य। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का मुख्य कारण है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहा जाता है। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे सेल के आधार पर संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह सेल अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, जिन्हें बालू टिब्बा कहा जाता है, और ये हैं बालू टिब्बे। और जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूरी पर ले जा सकती है। और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहा जाता है। और चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। तो हमारा क्लास 7 का चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहीं पे समाप्त होते हैं। कल की वीडियो में हम फिर मिलेंगे चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और कमेंट करें।